नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्कॉर्पियन में। मैं हूं निरंजन। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, कुछ चीज़ों को बहुत साधारण तरीके से मैं समझाऊंगा। और वो टॉपिक है कि अगर इंडिया चाइना में वॉर होता है तो भारत किस तरह से वर्तमान स्थिति में चाइना से बेहतर स्थिति में है। मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध होगा तो इंडिया बुरी तरह से उसे पटक देगा या चाइना उसे बुरी तरह से पटक देगा। पहली बात याद रखिए कि चाइना इकोनॉमी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा आगे। अगर मान लीजिए हम 2 गुना है तो वो हमसे 6 गुना ज़्यादा। लेकिन मिलिट्री पावर में अगर वो 20 है तो भारत को कह सकते हैं 18 है। लेकिन भारत के पास एक कुशल सेना है, अनुभवी सेना है, जो चाइना के पास नहीं है। तो इन चीज़ों को मैं कुछ पॉइंट से डिस्कस करूंगा कि किस कारण या फिर किस वजह से इंडियन फोर्सेस है वो चाइनीज़ फोर्सेस में भारी पड़ सकती है। पहली बात है कि जो हमारा नॉर्दर्न कमांड है आर्मी का, जो हमारी जिसको बोलते हैं इन्फेंट्री, जो पैदल सेना, वो काफ़ी निपुण है। भारतीय सेना काफ़ी निपुण है। निपुण मतलब जो पठारी और पहाड़ी इलाकों में विश्व के बेहतरीन सेना माना जाता है भारतीय सेना को, क्योंकि वो उनका एक पहाड़ में युद्ध करने का काफ़ी अनुभव है। जैसे कि 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था, तो कारगिल में पाकिस्तानी आर्मी ने ऊपर टॉप पर कब्जा कर रखा था और नीचे इंडियन फोर्सेस थी। तो ऊपर जब वो होती हैं तो रेशियो 1:10 आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम उनके 1 मानेंगे तो वो हमारे 10 मार सकते हैं। स्टिल भारत ने कब्जा वहाँ जमाया और भारत काफ़ी बेहतर, और टाइगर हिल पर उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर जो कारगिल वार है वो भारत के पक्ष में रहा। नॉर्दर्न कमांड काफ़ी हमारा मजबूत है। ठीक है, इसके तुलना में चाइना, बेशक मैं नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनल रिसर्च या रिपोर्ट बताते हैं उसके तुलना में चाइनीज़ जो पीएल है, पीपल लिबरेशन आर्मी, इंडियन आर्मी के तुलना में वीक है। दूसरी बात है कि 1940 के बाद चाइना ने कभी भी बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। भारत ने 1947 में पाकिस्तान से लड़ा, 1962 में चीन से लड़ा, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश नए देश का निर्माण हुआ, फिर 1999 में कारगिल वॉर हुआ। तो भारत की जो सेना और ऑफिसर है ना, वो ऑन द फील्ड दे आर मोर एक्सपीरियंस दैन द चाइनीज सोल्जर्स एंड द ऑफिसर्स। मतलब जो भारत की जो सेना और ऑफिसर है उनके तुलना में फील्ड में वो ज़्यादा अनुभवी। सपोज दैट एक हेलीकॉप्टर से आप अटैक करते हैं, लेकिन युद्ध में उसका इस्तेमाल करना उसका एक अलग अनुभव होता है। वो आप प्रैक्टिकली रियल फाइट कर रहे हैं, तो उसके तुलना में, चाइनीज़ तुलना में भारतीय फोर्सेस का अनुभव ज़्यादा है। और दोस्तों, अनुभव बहुत मायने रखता है। बहुत बार सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को किसी मामले में एक काफ़ी अनुभवी एजेड एसआई या फिर इंस्पेक्टर से सुझाव लेना पड़ता है, क्योंकि अनुभव समय के साथ ही आती है, पढ़ने से नहीं आती। ओके, दूसरी बात है कि कोरोना वायरस जो है उसके वजह से चाइना को लेके पूरा विश्व घेर रहा है, क्योंकि इसने जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया वो बिल्कुल निंदनीय है। अगर वो उस समय जब कोरोना फैल रहा था वुहान शहर से, उसी ने उस समय अगर उस WHO को बता दिया होता तो चाइना से ही ना फैलता। लेकिन उसने इसको दबाए रखा, फैलने दिया। या अब उसकी क्या मंशा थी, या फैलाना चाहता था, या वो जैविक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहता था, वो तो कहना बिना प्रमाण का जल्दबाजी होगी। लेकिन इसके वजह से भी सपोर्ट जो है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, उसके बाद है उसका जो बाउंड्री डिस्प्यूट है। बाउंड्री डिस्प्यूट भारत से ही नहीं है, उसका बाउंड्री डिस्प्यूट नेपाल से है, भूटान से है, रसिया से है। ज़ीजियांग प्रांत को उन्होंने कैप्चर कर रखा है। तिब्बत को उन्होंने 1950 से के बाद से ही कैप्चर कर रखा है। उसके बाद दलाई लामा भारत आ गए थे। उसके बाद साउथ चाइना सी को वो पूरा 9 डैश लाइन एक बना देता है, वो डैश 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 डैश। वो कहता है कि विद इन दिस एरिया द होल इंटायर चाइना सी इज चाइनाज प्रॉपर्टी, वो कहता है। तो उसमें फिलीपींस, वियतनाम, ये सब जो अदर कंट्रीज है वो लोग इसका विरोध करते हैं। तो ये भी कारण है। उसके बाद है रसिया चाइना का खुल के सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है अगर भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरता है तो वो कभी भी चाइना और रसिया पर कभी भी, सॉरी चाइना नहीं, रसिया पर कभी भी एक एग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपनाएगा। एग्रेसिव कहने का मतलब है कि हाँ, हम अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, मेरी इतना लैंड है तो और इतना लैंड मैं ले रहा हूँ, मुझे और इतना लैंड चाहिए। आप समझ रहे हो? तो वो नहीं करता। तो इसीलिए वो इनिशियली भारत के खिलाफ जाने की संभावना है, मुश्किल ही है। भले ही अभी रसिया का झुकाव चाइना की ओर हो गया, क्योंकि हमारा झुकाव अमेरिका की ओर हो गया, लेकिन वो खुल के चाइना का सपोर्ट नहीं कर सकता। खुल के क्या, इनिशियली भी। और अभी राजनाथ सिंह हाल फिलहाल में ही गए थे, आपको पता ही है, उन्होंने फिर 31 लड़ाकू विमान खरीदने की बात हो रही है चाइना से।
तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है साउथ चाइना सी में और वो इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने खुद कह दिया है कि वी आर वॉचिंग वेरी क्लोजली इन बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ चाइना एंड इंडिया, कि वो बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को बहुत करीब से देख रहे हैं। वो अगर हैं तो वो इंडिया के साथ हैं। 1962 में भी नेहरू ने, आपको पता नहीं होगा, 1962 में भी नेहरू ने अमेरिकन प्रेसिडेंट से मदद मांगी थी, जॉन कैनेडी से, और उन्होंने मदद भेज दिया था। तो उसके बाद ही चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद है कि अभी जो बॉयकॉट चाइना है, उससे बहुत सारी चीज़ों से एक मेंटल प्रेशर उसमें बन रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर बाद में युद्ध होता है तो उन चीज़ों को नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर वर्तमान में होता है तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत सारे कुछ रिसर्च जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये लोग कहते हैं कि भारत विल बी द लीडिंग पावर, भारत एक दमदार स्थिति में होगा। अब वो नुकसान तो नो डाउट दोनों में होगा, क्योंकि दोनों अच्छी खासी मिलिट्री पावर, अच्छी खासी शक्तियाँ हैं, लेकिन इन द सिचुएशन वो रहेगा। और एक बात और मैं बता दूँ, साउथ चाइना सी आप मैप में देख लीजिएगा अगर ना पता हो तो। इन सब चीज़ों में थोड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया कीजिए, उससे दिमाग ब्रॉड होता है, नई नई चीज़ों को आप सीखते हैं, तो दिमाग आपका अभ्यस्त होता है, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए वो प्रयास करता है। तो साउथ चाइना सी में अमेरिका का 2 एयरक्राफ्ट कैरियर प्रवेश कर चुका है, ठीक है, युद्धक विमान लोग के साथ। और एयरक्राफ्ट कैरियर वो होता है कि जिसकी लंबाई काफ़ी होती है, जिसमें कम से कम 30 फाइटर प्लेन वो ले जाने की क्षमता रखता है। 30 एक ही फाइटर प्लेन एक एरिया को तबाह कर सकता है। आप समझिए 30 फाइटर प्लेन फुल्ली लोडेड, उसको कैप्चर करके साउथ चाइना सी में ड्रिल वो करने चले गए हैं। और दूसरी बात है कि, और उन्होंने ये तर्क दिया है कि यूएन जो लॉज है, समुद्र का जो नियम है, उसके अनुसार साउथ चाइना सी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ओपन लॉज, इसीलिए हम इंटरफेयर कर रहे हैं। और अमेरिका जा चुका है, और अब इंडिया ने भी ये प्रस्ताव रखा है कि वो भी जाएंगे साउथ चाइना सी। तो ये बहुत ही है, इनको काउंटर करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आई डोंट अंडरस्टैंड द चाइनीज़ मेंटालिटी ऑफ द एक्सपेंशन, कि उनके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, फिर भी वो क्या साबित करना चाहते हैं, वो क्या शी जिनपिंग एक हिटलर की तरह अपने आप को प्रमोट करना चाहता है। लेकिन विदाउट एनी एविडेंस कुछ भी कहना अनुचित होगा। हमारा काम है सूचना को देना, एनालाइज बहुत ज़्यादा एक है ना, एग्रेसिव एनालाइज करना भी ज़्यादा उचित नहीं होगा। लेकिन मैं मानता हूँ भारत की स्थिति अभी बेहतर स्थिति में है। बिल्कुल युद्ध होगा तो हानि होगी दोनों में, लेकिन भारत अभी काफ़ी बेहतर स्थिति में है। भगवान करे युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध में क्या बोलूँ, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बहन, किसी का चाचा, वो जब चले जाते हैं ना, तो उनके घर को, दुख को आप नहीं एनालाइज कर सकते हैं। आप मतलब जब आप सोचेंगे तो आप समझ जाइए, किसी का भाई चला जाए, उसकी डेड बॉडी आए, उसकी हाथ ना हो, तो आप वहाँ देखेंगे कि एक अजब से एक दुखद माहौल होता है। उनको याद करके ही बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं। आप अगर कोई भी सेंसिटिव होगा, अगर राष्ट्रवादी देश से प्रेम करता है तो इमोशनल हो ही जाएगा। इसीलिए युद्ध का परिणाम हमेशा एक विध्वंसी होता है, विनाशकारी होता है। एक प्रकृति ने सृष्टि बनाई है जीने के लिए, और अच्छे से अगर आप नियमों से चले और शांति बना के रखे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन हम लोग क्या होता है, लालच की वजह से चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। खैर, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।